नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। बाजार में आज हमने देखा कि एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी हो गई। शुरुआती तेजी गंवाकर निफ्टी आखिर में 88 अंक गिरकर 17,415 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 323 अंकों की गिरावट दिखी। बाजार में पूरे दिन आज कैसा कारोबार रहा और कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जोड़ रही हैं। जी, आज दिन भर बाजार में तेजी रही, लेकिन अब आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव देखने को मिला। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर नजर डालेंगे तो दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखी। हालांकि दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो वो उलट कारोबार कर रहा था और ऊपरी स्तरों से दबाव वहां पर भी देखा गया, लेकिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी भी। अगर गिरावट की बात करें तो अपने हाई से, आज के इंट्राडे हाई से निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की और सेंसेक्स में करीब 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कुछ दबाव बनाने का काम किया आज आईटी, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। वहीं ऑयल एंड गैस शेयर्स और कुछ सरकारी कंपनियां भी ऐसी थी और सरकारी बैंक भी ऐसे थे जो कि दिन भर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसमें निफ्टी गेनर्स पर अगर बात करेंगे तो अदानी पोर्ट में अच्छी तेजी देखी गई। उसके बाद ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, यहाँ पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। और निफ्टी लूजर पे टाटा कंज्यूमर, आयशर, मारुति सुजुकी और इन्फोसिस जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली है। आईटी में भी अगर बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स भी कुछ ऐसे थे जहां पर कि आज दबाव दिखा, जिसमें कि माइंडट्री, मैस्टेक, एलएनटी इन्फोटेक, यहां पर आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। ऑटो स्पेस में आयशर और मारुति तो दबाव में कारोबार कर ही रहे थे, उसके अलावा बॉश और टाटा मोटर्स में भी कमजोरी आज देखी गई है। लेकिन वहीं आज के कारोबार में सरकारी बैंकों में काफी शानदार तेजी देखी गई। इसमें जो छोटे मझोले बैंक थे वहां पर अच्छी तेजी देखी गई, तो करीब 10 से 11% की। इसमें आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज अच्छी मजबूती देखी जा रही थी। ओके, तो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली बाजार में आज देखने को मिली और हमने इस बीच बाजार के कई दिग्गजों से भी बात की। हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का मानना है कि बाजार अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर, आईटी और फार्मा सेक्टर आगे भी अच्छा कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि बुलिश पीरियड है। बुलिश पीरियड का मतलब हम डिफाइन करते हैं कि आपके फिक्स्ड इनकम, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके बॉन्ड फंड, ये सब उससे बेटर रिटर्न होना चाहिए 5-7% पर आना। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने पिछले साल में इस इक्विटी में क्यों डाला, डेट में क्यों नहीं डाला या फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों नहीं किया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने गोल्ड में क्यों नहीं डाला। उस हिसाब से ठीक लगती है। अगर हमें हमारी तीन थीम्स हैं, बड़ी थीम जो मार्केट की भी थीम्स वही होती है मोस्टली। वन इज प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, एक कंज्यूमर और एक टेक फार्मा टाइप। फिर कभी कभी कोई नई चीजें आ जाती हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल आ गया, कभी एक स्टेट बैंक आ गया या कभी कोई टाटा स्टील आ गया। बट मोटा माटी ये तीन थीम्स ही बड़ी थीम है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और टेक फार्मा। तो उसमें अंडर परफॉर्मेंस क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म में नज़रिया जो है बुलिश ही बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स बताए यहाँ पर, कंज्यूमर, आईटी जैसे, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। हमारे आज के दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आस्था जैन और अमित त्रिवेदी। आप दोनों का ही स्वागत है। अमित, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा लेवल्स की बात, क्योंकि 17,415 पर फिलहाल निफ्टी पहुंचा हुआ है। 17,600 के ऊपर था आज। ऐसा लग रहा था कि शायद एक पॉजिटिव क्लोज होगा, लेकिन उसके बाद जाकर नेगेटिव टेरिटरी में ही आखिरकार बंद हुआ। क्या आपको लगता है कि अभी भी बाजार जो है वो एक दायरे में ही घूमता रहेगा अगले कुछ समय? जी, निफ्टी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई से 7.5% का करेक्शन हमें देखने मिला है। लेकिन अभी भी जो है कल एक रिकवरी देखने मिली थी, लेकिन अभी भी एक जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी है जो हमने आज देखी। आज ऑलमोस्ट 17,600 तक निफ्टी ने रिकॉर्ड किया, बट वो ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर मैं डेटा पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखता हूं तो 17,500 के कॉल पे एक सिग्निफिकेंट एडिशंस हुआ है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि कल जो एक्सपायरी है वो थोड़ी वोलेटाइल रहेगी और 17,500 से लेके 17,550 के जो लेवल्स है एक थोड़े हर्डल साबित हो सकते हैं।
सो मोर और लेस अगर बात करें तो एक हायर प्राइस वोलेटिलिटी जो अभी कंटिन्यू जो है कि वो इवन गोइंग अहेड भी कंटिन्यूड रहेगी। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 17 के लेवल्स के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो एक कंसोलिडेशन फेस है निफ्टी का वो एक कंटिन्यूड रहेगा और 17,550 से लेके 17,500 का जो जोन है वो एक हर्डल साबित हो सकता है। 17,500 से 17,550 ये एक जोन है जो एक हर्डल की तरह काम कर रहा है बाजार के लिए, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है फिलहाल बाजार को। एक सेक्टर पर फोकस करते हैं और वो है टेलीकॉम, जहां हमने देखा कि कंपनियां अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर रही हैं। वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स को कल से फ़ोन पर बात करना महंगा हो जाएगा। शुक्रवार से एयरटेल के ग्राहकों को भी बढ़ा हुआ टैरिफ ही देना होगा। फिच रेटिंग के नितिन सोनी से हमने बात की और उनका कहना था कि भारत में टेलीकॉम टैरिफ सस्ते हैं, इसलिए टैरिफ में बढ़ोतरी ज़रूरी थी और इससे सेक्टर को सुधरने में कुछ मदद ही मिलेगी। एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट हो रहे हैं सेक्टर में। एक तो टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं। टैरिफ हाइक सी नेचुरली वैसे भी इम्प्रूव हो रहे हैं बिकॉज जो 2G कस्टमर्स हैं जब वो 4G प्राइसिंग प्लान पे जाते हैं तब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज होता है। और दूसरा ये हेडलाइन टैरिफ इंक्रीज हुआ है एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि ये टैरिफ फर्दर इम्प्रूव होने चाहिए बिकॉज इंडिया इज स्टिल द चीपेस्ट टैरिफ टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। दूसरा आप ये देखिए कि अभी भी अगर इवन आफ्टर दिस 20 to 25% इंक्रीज, अगर हम भारती का आरपू लेते हैं 150 रुपीज से 30 रुपीज इंक्रीज होता है। Even at 180 levels, I think it's still it's not that high for a sustainable return on investment in this industry. तो भारती की मैनेजमेंट ने भी ये बोला है कि वो देखते हैं कि 200 रुपए तक आरपू जा सकता है और लॉन्ग टर्म में 300 रुपए तक हो सकता है। सो हमारा ये मानना है कि within next 3 to 5 years, I think ये आरपू is on a positive trend and 200 रुपीज ये टच कर सकता है by end of FY23, FY24। दूसरा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हुए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए विद द डेफरल ऑफ AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज, और स्पेक्ट्रम ऑक्शंस का पीरियड 30 इयर्स कर दिया है, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया है AGR की डेफिनेशन को। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ओके, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। आज था आपसे जानना चाहूँगा, जो टैरिफ हाइक किए हैं यहाँ पर टेलीकॉम स्पेस के दो बड़े प्लेयर्स ने हमारे, आपको भी लगता है कि इससे सेक्टर की हेल्थ सुधरेगी? किसको पिक करेंगी अगर आप जो दो लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं, हालांकि MTNL भी है, लेकिन जो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं भारती या वोडाफोन, किसको पिक करेंगी यहाँ से आगे? गुड इवनिंग समित्रा जी। बिल्कुल पिक तो भारतीय एयरटेल पे ही रहेगी और इसमें जो टारगेट्स हैं वो समवेयर अराउंड अभी 900 तक के हम टारगेट्स यहाँ पे देना चाहेंगे। बेसिकली देखा जाए तो भारतीय एयरटेल की मैं बात करूँ तो यहाँ सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आएगा वो आरपू में बढ़ोतरी है, प्लस भारतीय एयरटेल में जो प्रीपेड कस्टमर्स हैं उनका नंबर काफी ज्यादा है और जब इस तरह के हाइक होते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है कंपनी को। तो मुझे ये लगता है कि काफी टाइम से अवेटेड था प्राइस हाइक जो कि अभी फाइनली हुआ है। तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को देखते हुए और P&L की स्ट्रेंथ को देखते हुए भारतीय एयरटेल हमारी टॉप पिक रहेगी। पॉसिबल टारगेट अभी इसमें जो रह सकता है वो 900 रुपीज तक का रह सकता है। 900 रुपए तक के टारगेट दिखाई देते हैं भारतीय एयरटेल पर। जो बदलाव हो रहे हैं पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारतीय एयरटेल ही दिखाई देता है। IPO स्पेस पर फोकस करेंगे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का IPO 30 नवंबर को खुलने वाला है। इसका प्राइस बैंड तय हो गया है 870 से 900 रुपए प्रति शेयर के बीच। यह इश्यू 2 दिसंबर को बंद होगा। राकेश झुंझुनवाला के अलावा सेफ कॉप इन्वेस्टमेंट्स इंडिया और वेस्ट ब्रिज इसके प्रमोटर्स हैं। 7,250 करोड़ रुपए के इस IPO में 2,000 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी होंगे, जबकि 5,250 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल होंगे। IPO से पहले हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की और पूछा कि IPO के जरिए जो कंपनी पैसे जुटा रही है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये जो हमारा प्राइमरी इशू है 2,000 करोड़ रुपए का, ये कंपनी के सॉल्वेंसी और ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा पूरा पैसा। आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के गवर्नेंस में काम करती हैं और इसके लिए एक
सर्टेन लेवल ऑफ सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है और ग्रोथ के लिए पैसा लाना पड़ता है टू मेंटेन दैट सॉल्वेंसी। तो क्योंकि हम एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से काफी आगे चल रहा है पिछले काफी सालों से, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए जो सॉल्वेंसी मार्जिन की जरूरत है, ये पूरा 2000 करोड़ रुपए पैसा इसी के लिए लगाया जाएगा। आस्था, आप तो आईपीओ मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं, क्या नजरिया बन रहा है इस पर? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ पर सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही हैं आप? सौमित्रा, क्योंकि आज ही यहाँ पे प्राइस बैंड आया तो हम लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन फिर भी प्राइमा फेसी जो मैंने मैनेजमेंट को सुना, क्योंकि आज एक ब्रोकर्स कॉल भी किया था इन्होंने और एनालिस्ट कॉल भी था, तो मुझे तो काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि ये कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तकरीबन 15% मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस की अगर मैं बात करूं, और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में 31% मार्केट शेयर है। दूसरा ये है कि ये पहली कंपनी थी जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आई थी, और उसी का फायदा है कंपनी के यहाँ पे एजेंट बेस भी काफी बड़ा एजेंट बेस है और इंडिविजुअल एजेंट्स काफी ज्यादा हैं। तीसरी बात है कि जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो 11,500 से ज्यादा हॉस्पिटल के साथ इनका नेटवर्क बना हुआ है, जो कि काफी बड़ा नेटवर्क माना जाता है, और उसमें भी 65% इस तरह के हॉस्पिटल है जिसमें ये लोग प्री अग्रीड अग्रीमेंट के बेसिस पे काम करते हैं। चौथी बात ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने जस्ट अभी प्राइमा फेसी देखा है, तो वहां पे एक लॉसेस हमें दिख रहे हैं, तो उसका भी मेजर कारण है 2021 में जिस तरह से कोविड की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट हुआ था, और जो कंबाइंड रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमेशा कंबाइंड रेशियो देखा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस की अगर मैं बात करूं। लेकिन आगे जाते हुए अगर कोई बड़ी आपदा यहाँ पे नहीं आती है हेल्थ को लेके, तो मुझे लगता है ये लोग वापस से जो इनके कंबाइंड रेशियो है 93% के आसपास ये सेटल हो जाएंगे, जो कि प्री पेंडेमिक लेवल्स की अगर हम बात करें, तो सभी पैमाने पे मुझे ठीक लगती है। लेकिन वैल्यूएशन पे मुझे अभी भी यहाँ काम करना है, तो प्राइमा फेसी मुझे ये लगता है बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन होंगे कि नहीं उसके लिए हमारा जब ये नोट निकल के आएगा तो मैं ज्यादा विस्तार में बात कर पाऊंगी, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया कंपनी ये हमें लगती है। चलिए, हम फिर से आपके पास लौट कर आएंगे और पूछेंगे जब आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो नज़रिया आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। एक व्यू लेना चाहूँगा आस्था आपसे, पेटीएम पर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जगी थी निवेशकों की, हालांकि करीब 2 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। इशू हालांकि बहुत सबसे बड़ा था देश का। उसके बाद जो लिस्टिंग हुई वो बिल्कुल क्रैश डाउन, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस लोगों ने यहाँ पर उठाए। अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं एक अच्छी रिकवरी दिख रही है पेटीएम में, 17% ऊपर आज भी था। अब क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ से? जिसको जो लॉसेस जो काट सकता है वो निकल के बाहर हो, या अभी होल्ड करने की सलाह ही बन रही है? बेसिकली देखा जाए तो जो ये रैली आई है बिल्कुल बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे लिया था उम्मीद के मुताबिक लिस्टिंग नहीं हुई। ऑल्दो जब हमने बात की थी तभी मैंने ये बोला था कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे बहुत लिमिटेड होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को ही हमने सलाह दी थी लिस्टिंग गेन के लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जिस तरह से एक रिकवरी आई है, अगर थोड़ा बहुत और उछाल आता है तो मैं यहाँ पे अभी भी सलाह दूंगी कि एग्जिट करना चाहिए। इसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि ये स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिनो पेमेंट बैंक की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह से इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे सौमित्रा, आप देखिए फोन पे, गूगल पे, एवरीथिंग वर्क्स ऑन, तो वहां पे कंपनी की यूनिकनेस ऐसा लगता है कि अभी इतनी ज्यादा नहीं है, और इस स्पेस में काफी कंपटीशन होने की वजह से वो प्रीमियम मिल नहीं पा रहा है कंपनी को जो मिलना चाहिए। तो सलाह यही रहेगी कि अगर ऊपरी स्तरों में ये वापस से मिलता है तो वहां पे एक बार निकलने की यहाँ पे एक बार नजरिया रखना चाहिए। और जो दूसरा सेक्टर पसंद आता है, जिस तरह से टेक्सटाइल अच्छा लगता है, तो वहां पे ट्राइडेंट लिमिटेड मुझे काफी पसंद आता है, तो वहां पे एक कॉल लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो भी नुकसान पेटीएम में यहाँ पे इन्वेस्टर्स को है उसकी भरपाई ट्राइडेंट लिमिटेड करता हुआ नजर आएगा। 60 रुपए तक के टारगेट हमें काउंटर को देना चाहिए। ओके, तो पेटीएम में कुछ और अगर बढ़त हो तो जो आपका नुकसान है उसे कम करें और निकलें फिलहाल यहाँ से, ये आस्था सलाह दे रही हैं। और ट्राइडेंट का एक जो स्टॉक है वो उन्होंने आइडिया दिया है कि वहाँ पर ज़्यादा उछाल की उम्मीद कर सकते हैं, तो वहाँ पैसा लगाया जा सकता है। चलिए एक और सेक्टर की तरफ फोकस करते हैं और वो है हाउसिंग। क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा ने हाउसिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है उस रिपोर्ट में और किस तरह का व्यू बन रहा है, मेरे सहयोगी विवेक अय्यर ज़्यादा डिटेल्स बता रहे हैं।
एक बहुत डिटेल्ड और एक इंटरेस्टिंग नोट आया है हाउसिंग साइकिल रिवाइवल पे, और ये नोट लिखा है नीलकंठ मिश्रा क्रेडिट स्विस के। उन्होंने ये नोट पे ये एनालाइज किया है कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल FY23 से FY26 तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो हाउसिंग साइकिल है, जो कई सालों तक काफी खराब चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि एक काफी रिवाइवल आने वाला है। उन्होंने ये डेप्थ में समझा है कि इसके कारण क्या है और आगे चल के अगर ये रिवाइवल आया तो इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, ये उन्होंने ये भी एनालाइज किया है। तो सबसे पहले उनका एक्सपेक्टेशन है कि रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन दोनों काफी बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं, और उनका ये एक्सपेक्टेशन है और ये कारण दिया है उन्होंने कि हाउसिंग साइकिल रिवाइवल का सबसे पहले जो अफोर्डेबिलिटी है हाउसेस की वो काफी हाई है, ऑलमोस्ट डेकेडल हाई है। उसके ऊपर काफी सारे हाउस होल्ड्स के जो सेविंग्स है वो भी हाई है। उनका ये भी कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी लो है, और ये काफी हद तक हेल्प करता है जो होम बायर्स है उनको डिसीजन लेने में कि घर लेना है कि नहीं। उसके साथ साथ प्राइसेस जो काफी नहीं बढ़े हैं, इनफैक्ट प्राइसेस काफी सालों से स्टडी रहा है रियल एस्टेट में, और साथ साथ जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने और जितने हाउस होल्ड ने वेल्थ बनाया है वो चल के वापस रियल एस्टेट में ही जाता है। तो इनका कहना है कि आगे चल के कौन से सेक्टर्स बेनिफिट होंगे। सबसे पहले उनका कहना है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स सितंबर 2020 से बढ़े तो है जरूर, बट अभी तक जितना प्राइस इन कर सकते हैं ग्रो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में उनका कहना है स्टील, सीमेंट, पेंट्स, केबल्स, ये सब में भी इम्पैक्ट आएगा, और आगे चल के देखना होगा कि ये सब सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करता है अगर हाउसिंग साइकिल रिवाइव होता है। तो काफ़ी बुलिश हैं हाउसिंग सेक्टर पर नीलकंठ मिश्रा यहाँ पर। अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अलग अलग सेक्टर्स हम जैसा इस रिपोर्ट में अभी बताया विवेक ने, हमारे सहयोगी ने, अलग अलग सेक्टर्स पर बात करते हैं। पहले तो ये कि जो बड़ी हाउसिंग कंपनियां हैं उन लोगों उनमें कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आपको पसंद आए। शोभा है, ब्रिगेड है, DLF है, यहाँ पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि अब डिमांड लौट के आ रही है तो ये जो है कंपनियां बेहतर करेंगी। आपको चार्ट्स पर कोई कंपनी पसंद आती है इनमें से? अमित, आपका माइक शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। सो अगर DLF का अगर चार्ट देखा जाए तो काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला था सितंबर मंथ में। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिसेंट स्ट्रक्चर में नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, बट अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का और इनफैक्ट DLF का भी, तो फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट आया है, टर्न अराउंड देखने मिला है। सो आउटलुक जो बेसिकली बन रहा है DLF के लिए वो बाय साइड बन रहा है, स्पेशली फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लेवल्स की बात करें तो समवेयर नियर 385 से लेके 380 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है DLF के। तो एक अगर थोड़ा भी अगर डिप मिलता है समवेयर नियर 385 से 380 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी DLF में मिल सकती है। फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं अपसाइड प्रोजेक्शन देखूं तो टारगेट जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 520 से लेके 540 के। 520 से 540 के टारगेट DLF पसंद आता है यहाँ पर अमित को। आस्था, इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ हाउसिंग ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी जो बाकी सेक्टर्स हैं, चाहे वो पेंट कंपनीज हों, चाहे वो स्टील कंपनीज हों, इन सब में भी आने वाले दिनों में रिवाइवल आने की उम्मीद है, क्योंकि अब कोविड के दौरान जो लोगों ने खर्चा नहीं किया, कुछ सेविंग अगर हो पाई तो अच्छी बात है। जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी निचले स्तरों पर हैं, इस तरह प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी निचले स्तरों पर हैं, ज़्यादा बढ़ी नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पेरिफेरल सेक्टर्स हैं उनमें से किसी की थीम को लेकर आगे चला जा सकता है? जी बिल्कुल सौमित्रा, और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए डेमोग्राफिक्स, जो हम इंडियन डेमोग्राफिक्स की बात करें तो जो एज ग्रुप है आई थिंक 40 से लेके 60 तक, अभी धीरे धीरे हम आसपास भी देखें तो इस एज ग्रुप में जहां बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बड़े घर की अब काफी ज्यादा नीड होने लगी है, और उसमें फिर पेंडेमिक आया तो वो नीड यहाँ पे और ज्यादा दिखने लगी। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंडियन डेमोग्राफिक्स जो एज ग्रुप है और उनके जो किड्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, तो बड़ी स्पेस अभी सभी को चाहिए, और उस वजह से भी हाउसिंग में एक जबरदस्त डिमांड हमने देखी है मुझे लगता है। और इसके साथ बाकी सारे फैक्टर्स तो वर्क कर ही रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल पे है,
तो बिल्कुल यहाँ पे आगे जाते हुए तेजी बरकरार रहेगी। और इसी के साथ सीमेंट और पेंट सेक्टर भी मुझे काफी पसंद आता है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे अभी भी अच्छा लगता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में कोई भी डिप्स आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और पेंट सेक्टर की बात करें तो बर्जर पेंट मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद आता है। तो जिस तरह से ये काफी बड़ा जो कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है रियल एस्टेट एज वेल एज अलाइड सेक्टर्स में तेजी हमें देखने को मिलेगी। और बिल्कुल वहां पे बाइंग का नजरिया बनाया जा सकता है। ओके, तो सिर्फ डीएलएफ ही नहीं, यहाँ पर उससे जो अलाइड जैसा कि हम बात कर रहे हैं कंपनीज हैं, उन पर भी फोकस कर सकते हैं। अल्ट्राटेक यहाँ पर आस्था को पसंद आता है। उसके अलावा बर्जर पेंट्स पर भी फोकस कर सकते हैं। वो एक स्टॉक है जो आपको आने वाले दिनों में कुछ कमाई करवा कर दे सकता है। एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम करने के लिए नई रणनीति के साथ काम चल रहा है। कंपनी ने क्यों बदली है अपनी रणनीति और हिस्सा बिक्री को लेकर क्या तैयारी है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारी सहयोगी नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ रही हैं। हाँ जी, सूत्रों ने हमको ये बताया है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तो एक बड़ी डील हो रही है। जैसे ही हमने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में देखा था, इंडिया बुल्स हाउसिंग को भी डी प्रमोटराइज किया जा रहा है। समीर गहलोत जो प्रमोटर है, उनकी जो अभी स्टेक है कंपनी में वो 21% है। इसको 10% से कम करना पड़ेगा डी प्रमोटराइजेशन के लिए। अभी जो वो स्टेक का होल्डिंग का करंट मार्केट प्राइस में वर्थ देखा जाए वो है 2000 करोड़ से ज़्यादा। तो कैसे किया जाएगा इसको? पहली जो सोच थी वो थी कि जो प्रमोटर के शेयर्स हैं वो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को बेच दें, जैसे अपोलो, ब्लैकस्टोन, उन टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को। लेकिन आपको अगर याद रहेगा, हमने देखा कि पीएनबी हाउसिंग और कार्लाइल को सारी परमिशंस नहीं मिली थी। उसी के कारण इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी एक नई सोच आ चुकी है कि जो कोई भी प्रेफरेंशियल डील करनी पड़ेगी, उसका मतलब है वो नहीं हो सकता है शेयर के बुक वैल्यू के ज़्यादा से। तो सेकेंडरी मार्केट को अब देखा जा रहा है, मतलब OFS, QIP, और इसकी अब सोच यही है कि शायद ऐसे ही देखें। तो देखते हैं कि फाइनली क्या होगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपने प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को बेचेंगे, कि या हम कंपनी से एक QIP या एक OFS भी देख सकते हैं। हमने कंपनी को तो कांटेक्ट किया था, उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया है। आस्था, आप कैसे रीड करती है इस न्यूज़ को? कंपनी चाहती है कि प्रमोटर्स का हिस्सा कम किया जाए और अब जरिए ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे ये काम हो पाएगा। इंडिया बुल्स पर क्या व्यू बनेगा इस खबर के बाद? बेसिकली अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब तक जब तक ये चीज निर्णय नहीं हो पाता कि किस रूट के जरिए ही होगा, तब तक एक नजर बिल्कुल वहां पे बनानी चाहिए। और मेरे हिसाब से थोड़ा समय और रुक जाना चाहिए, क्लैरिटी आने के बाद ही इसमें कॉल लेना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं और जो मुझे दिख रहा है 215 के आसपास का इसका क्लोज था और आज भी थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस ही इसने दिखाया था। तो मेरे हिसाब से अभी नई खरीदारी के लिए रुकना चाहिए और जिन्होंने लिया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये काफी पॉजिटिव लगता है और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स यहाँ अभी मैं देना चाहूंगी वो 240 से 250 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ओके, तो नज़र रहेगी उस खबर पर और डेवलपमेंट किस तरह के होते हैं वो देखना ज़रूरी है। अमित, मैं एक स्टॉक पर आपसे बात करना चाहूँगा, वो है आयशर मोटर्स। हमने देखा कि जो ऑटो पैक है उसमें काफ़ी हद तक कमज़ोरी दिखाई दे रही है, लेकिन आयशर मोटर आज काफ़ी हद तक कमज़ोर था और इस तरह की जो डेटा निकल के आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि शायद वहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपके चार्ट्स क्या बता रहे हैं और आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे अब आयशर मोटर्स पर? जी बिल्कुल। सो अक्टूबर मंथ से मतलब लास्ट मंथ से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है थोड़ा करेक्टिव मोड में है। रिसेंटली भी जो इसमें रिवाइवल आया था, रिकवरी आई थी उसमें, लेकिन ऊपर में 2750 से लेकर 2170 के आसपास एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया था और एक शार्प डिक्लाइन अगेन चालू हुआ था। अगर आज भी हम देखें तो 2600 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया था। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए टेक्निकली फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव तो वो नेगेटिव है। समवेयर नियर 2650 से लेके 2700 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। सो जब तक ये 2650 के नीचे ही अगर सस्टेन करता है, इसका आउटलुक बेसिकली नेगेटिव ही रहेगा। अगर डाउन साइड में देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये 2450 से लेके 2400 के जो लेवल्स है वो वहां तक करेक्शन आ सकता है। ओके, तो अभी और करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है आयशर मोटर्स में। चलिए, वक्त हो गया है हमारे शो में ये जानने का कि हमारे मेहमान आज कौन से स्टॉक आइडियाज लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। आस्था, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन सा स्टॉक लेकर आई है आज?
कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुझे पसंद आता है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन कॉल लिया जा सकता है। 980-82 का आज का क्लोज था, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आता है 970 के आसपास, तो बढ़िया बाइंग बनेगी। एक स्टॉप लॉस हमेशा सेव करता है, तो 920 का एक स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है। 1040 तक के लेवल आने वाले दिनों में हमें काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुझे पोजिशनल कॉल के तौर पे पसंद आता है। एक टाइम फ्रेम बता पाएंगी आस्था, कितने समय तक के लिए इसको होल्ड किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, पोजिशनल कॉल से मेरा मतलब यहाँ पे 15 से 20 दिन और 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस का यहाँ पे एक मेरा अनुमान है कि उसमें ये हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, 15 से 20 दिन के बीच 1040 का टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। अमित, आपके आइडियाज कौन से होंगे आज? जी, काफी मिक्स एक्टिविटी रहेगी स्टॉक्स में। तो जो दो रिकमेंडेशन है, एक बाय साइड पे और एक सेल साइड पे है। बाय साइड पे जो है वो चंबल फर्टिलाइजर है। सिलेक्टेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला था। सो सिमिलरली चंबल फर्टिलाइजर में भी एक अच्छा खासा एक सस्टेनेंस देखने मिल रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन आया था वहां पर 350 के आसपास एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक अगेन एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जो इसमें बिल्ड हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर समवेयर नियर 375 बाय करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 365 के नीचे, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहे चंबल फर्टिलाइजर के वो बन रहे 400। दूसरा जो स्टॉक है वो सेल साइड पे है, वही यूपीएल। यूपीएल में एक रिसेंटली स्विफ्ट सेल ऑफ देखने मिला था, और इनफैक्ट आज भी जो रिकवरी आई थी वो शॉर्ट लिव्ड रही थी। इवेंचुअली उसने नेगेटिव क्लोज दिया था। सो फ्रॉम हियर ऑन थोड़ा भी अगर नेगेटिव फॉलोअप आता है तो यूपीएल अंडर परफॉर्म करेगा। सो यूपीएल का डिसम्बर फ्यूचर समवेयर नियर 725 सेल के 730 के रेंज में बेचना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 745 का, और डाउनसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है यूपीएल डिसम्बर फ्यूचर का वो है 680। यूपीएल डिसम्बर फ्यूचर यहां पर सेल करके चल सकते हैं, 680 का टारगेट वहां दिखाई देता है। और अगर आप बाय करने के मूड में हैं तो चंबल फर्टिलाइजर होगी अमित की पिक यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और आस्था आज शो में शामिल होकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और फिलहाल कल की तैयारी में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपके लिए ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मेड इन इंडिया।